अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुए करीब 24 घंटे हो गए हैं और तब से अब तक देश में बहुत सारी चीजें राजनीतिक तौर पर बदली। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हुआ है कि जो इंडिया गठबंधन बिखरा हुआ दिखाई दे रहा था, वो एकजुट दिखाई दे रहा है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल की इमेज को नष्ट करने के लिए अन्ना हजारे को भी मैदान में उतार दिया है। उनका बयान आ गया है कि उनको बड़ा कष्ट हुआ कि अरविंद ने ऐसा किया। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद और उससे पहले एक और मुख्यमंत्री की गिरफ्तारी हुई। हालांकि उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया था। गिरफ्तारी की बात सुनने से पहले उन्होंने कहा कि जब इस्तीफा दे दूं तब गिरफ्तार कीजिए। वो थे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जो इस समय जेल में हैं। अरविंद केजरीवाल भी हिरासत में हैं, जेल में। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि इन गिरफ्तारियों का किसको फायदा होगा, ये गिरफ्तारी किस पर पड़ेगी भारी, जो हमारे इस वीडियो का शीर्षक भी है। दरअसल हमको देखना पड़ेगा कि इसकी क्रोनोलॉजी क्या है और भारतीय जनता पार्टी क्या चाहती है। आप याद करिए, जनवरी में जब नीतीश कुमार को लेकर बातचीत शुरू हुई और ये हुआ कि नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन छोड़ सकते हैं, फिर उन्होंने 25-26 तारीख को, 27 तारीख को छोड़ दिया और उसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी। हेमंत सोरेन पे बहुत दबाव बनाया गया कि वो इंडिया गठबंधन से दूर हो जाए, ऐसा कहा जाता है। लेकिन हेमंत सोरेन अड़े रहे, उनको गिरफ्तार होना पड़ा और अभी वो गिरफ्तार है। चंडीगढ़ के मेयर का चुनाव, जिसमें कैमरे के सामने ये चीज आई कि प्रिजाइडिंग अफसर बेईमानी कर रहा था और बेईमानी कर कर उसने बीजेपी को जिताया। सुप्रीम कोर्ट ने हालांकि इस मामले को बदल दिया और कहा कि फिर से चुनाव हो, फिर उन्हीं वोटों को फिर से गिना जाएगा और फिर गिना गया और आपका मेयर निर्वाचित हुआ। तो 3 घटनाएं ये। उसके बाद इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के जिस तरह की चीजें हुई, सुप्रीम कोर्ट ने जब 15 फरवरी को या 12 फरवरी को, मुझे याद नहीं आ रहा, 15 फरवरी को उसने फैसला दिया था कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 2019 के बाद के बॉन्ड्स की सारी जानकारी इलेक्शन कमीशन को देगा और इलेक्शन कमीशन उसे अपनी वेबसाइट पर लगाएगा। जब डेडलाइन पास आ गई, 6 मार्च तक उसे देना था इलेक्शन कमीशन को। 4 मार्च को एसबीआई ने एक अपील की सुप्रीम कोर्ट से और कहा कि इस तरह से हम कोलैट नहीं कर पा रहे हैं, इसमें समय लगेगा और मुझे 30 जून तक का हमें समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर बहुत खरी खोटी सुनाई और आदेश दिया कि अगले दिन शाम के 5 बजे तक सारी जानकारी आप इलेक्शन कमीशन को दे दें। और इलेक्शन कमीशन अ, उससे अगले दिन सारी जानकारी वेबसाइट पे डाल दे। तो ये हुआ और वेबसाइट पर डालने के लिए जब स्टेट बैंक ने जब वो जानकारी दी, तो एक ही दिन में इलेक्शन कमीशन ने उसे वेबसाइट पर डाल दिया और वो जानकारी पब्लिक होते ही हंगामा मच गया। जबरदस्त उसमें जानकारियां थी। उसके बाद एक जानकारी उसमें छिपी रह गई। वो जानकारी थी कि सारे बॉन्ड्स को उनका नंबर क्या है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि किसने बॉन्ड खरीदे और किसने उसे भुनाया, उस पर्टिकुलर बॉन्ड को किसने भुनाया। तो सुप्रीम कोर्ट ने फिर कहा, तो उन्होंने कहा साहब आपने कहा नहीं था। खैर, उन्होंने कहा कि आप एफिडेविट दाखिल करिए कि हमने सारी जानकारी दे दी है। तो एसबीआई ने एफिडेविट दाखिल किया, साथ में सारी जानकारी भी दे दी। अब इलेक्शन कमीशन की साइट पर सारी जानकारी 2019 के बाद की पड़ी हुई है और उससे ये कोलैट करना बहुत आसान है कि पैसा कहां से कहां गया, किसने बॉन्ड खरीदा और उस बॉन्ड को किसने भुनाया। तो एक ये, और जिस दिन ये हुआ
उसी दिन अरविंद केजरीवाल को शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। और उसी दिन सुबह एक और बड़ी घटना हुई। वो ये हुआ कि कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उसके जो खाते फरवरी में सील किए गए थे, सीज किए गए थे, या उनमें जो एक ब्लॉकेड लगाया गया था, वो ब्लॉकेड हटा नहीं है और उसके चलते उसे बहुत दिक्कत आ रही है। वो अपने नेताओं को चुनाव प्रचार तक के लिए रेलवे से भी नहीं भेज पा रही क्योंकि उसका पैसा नहीं। एक और खबर आज आई, कांग्रेस के नेताओं ने ट्वीट किया एक विज्ञापन जो भाजपा और मोदी के खिलाफ था। उन्होंने कहा कि ये विज्ञापन लगाते हुए ट्वीट किया कि कोई भी बड़ा अखबार इसे छाप नहीं रहा है। अब आप क्रोनोलॉजी समझ गए होंगे कि सारी चीजें हो क्यों रही। ऐसे में ये एक बड़ा सवाल है कि जो कुछ ये हो रहा है, ये किस पर भारी पड़ेगा? क्या ये विपक्ष पर भारी पड़ेगा या भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़ेगा, एनडीए पर भारी पड़ेगा? तो फिर से हम आपको उस क्रोनोलॉजी के पहले उस पे ले चलते हैं। जब नीतीश कुमार ने पाला बदला, तो बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि नीतीश कुमार के पाला बदलने से इंडिया गठबंधन बिहार में कमजोर हो जाएगा, जिसे बिहार में महागठबंधन कहा जाता है। लेकिन हुआ उल्टा। तेजस्वी एक बड़े नेता के तौर पर, बिहार के सबसे बड़े नेता के तौर पर उभरे और नीतीश कुमार जो 20 आना हुआ करते थे, 54 रह गए। भारतीय जनता पार्टी जो फायदा लेना चाहती थी, वो फायदा नहीं हो पाया। हेमंत सोरेन को वो तोड़ना चाहते थे, हेमंत सोरेन नहीं टूटे और इसके चलते जब उनको गिरफ्तार किया गया, तो उससे उनके प्रति झारखंड के आदिवासियों में सहानुभूति लहर हुई। और उसके बाद पार्टी ने जो फैसले किए, चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया। चंपई सोरेन को मुख्यमंत्री बनाने से बहुत सारे फायदे जेएमएम के हक में चले गए। और अब हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन, वो लोगों के बीच में है और बहुत इमोशनल तरीके से लोगों से बात कर रही है। चंडीगढ़ का जो किस्सा हुआ, उसका एक मैसेज पूरे देश में गया। कांग्रेस के साथ जो हो रहा है, अभी लोग उसे उस तरह से नहीं देख रहे हैं, लेकिन ये डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक सिस्टम में अगर इलेक्शन के समय किसी पार्टी के अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए जाए, उसका पैसा ब्लॉक कर दिया जाए, और वो भी विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी, और वो ऐसा कुछ नहीं कि अभी कुछ हुआ था। 2018-19 का मामला, 1994-95 का मामला, और उन मामलों को लेकर के इलेक्शन से ठीक पहले उसके अकाउंट ब्लॉक किए गए। अब डैमेज कंट्रोल भी बीजेपी करने की कोशिश, जैसे झारखंड में जो हुआ उससे क्या होगा, बिहार में जो हुआ तो क्या होगा। तो उन्होंने पहले जो चिराग पासवान को हर हालत में अपने साथ लिया। चिराग पासवान को अपने साथ लिया, तो जो पहले जिनका सपोर्ट किया था, जिनको मंत्री बनाया था, पशुपत पारस, रामविलास पासवान के भाई, वो बिल्कुल दरकिनार हो गए और वो नाराज चल रहे हैं। मुकेश सहनी नाराज हैं क्योंकि बहुत दिन से झांसे में थे, एनडीए में उनको अच्छी सीटें मिलेंगी, नहीं मिली। उपेंद्र कुशवाहा को सिर्फ एक सीट मिली, मांझी को एक सीट मिली। और दूसरी तरफ पप्पू यादव कांग्रेस में शामिल हो गए। पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने से एक पर्टिकुलर इलाके में, मधेपुरा के इलाके में, पूर्णिया, मधेपुरा, सुपौल, उस इलाके में फर्क पड़ेगा। तो ये तो हुई बिहार की बात। झारखंड में उन्होंने क्या किया कि हेमंत सोरेन की भाभी, मतलब हेमंत सोरेन के बड़े भाई दुर्गा सोरेन, जिनकी आज से 15-16 साल पहले डेथ हो गई थी, उनकी वाइफ सीता सोरेन जो एमएलए हैं, और जब तक पिछले दिनों भी वो लगातार सरकार के खिलाफ भी बोलती रहती थी, उनको तोड़ लिया, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और वो भाजपा में शामिल हो गई। और कहा जा रहा है कि उनको दुमका से चुनाव लड़ाया जाएगा। लेकिन सीता सोरेन के शामिल होने से कोई ऐसा फर्क नहीं पड़ने वाला है। जो झारखंड में चीजें हैं, जो तस्वीर, राजनीतिक तस्वीर बन रही है, उसमें सीता सोरेन इतना बड़ा कद नहीं है कि उस तस्वीर को बदल सके। अब अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी। अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी से सबसे, ये सब चीजें इसलिए की जा रही है जिसमें इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न हो जाए। लेकिन इंडिया गठबंधन छिन्न भिन्न होने की जगह मजबूत होता चला गया। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मैसेज क्या गया। बहुत सारे लोग देश में
जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक नहीं हैं या हैं भी, वो भी मानते हैं कि अरविंद केजरीवाल ने बड़े अच्छे काम किए और बहुत ईमानदार आदमी, उनको फंसाया जा रहा है। तो ये एक मैसेज तो गया है। ये मैसेज चुनाव को कैसे प्रभावित करेगा, मतदान को कैसे प्रभावित करेगा, ये तो नतीजे आने में पता चलेगा। लेकिन एक चीज जो दिखाई दे रही है वो ये दिखाई दे रही है कि इंडिया गठबंधन जो बिखरा बिखरा दिखाई दे रहा था, एक इधर एक उधर उधर उधर, और कहीं सीट नहीं बट पा रही, जो जो मीडिया का नैरेटिव भी बनाया जा रहा था, शायद भारतीय जनता पार्टी वैसा नैरेटिव बनाना चाहती हो, इस वजह से बनाया जा रहा था, वो नैरेटिव बदल गया। कल रात में देश के हर कोने से इंडिया गठबंधन के जो पार, जो पार्टियां हैं, उन पार्टियों के बड़े नेताओं ने अरविंद केजरीवाल के मामले को लेकर के अपना समर्थन दिया और केंद्र सरकार पे हमला किया। आज 10-12 जगह पर कम से कम देश में प्रदर्शन हुए, दिल्ली में बड़ा प्रदर्शन। कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के साथ खड़ी दिखाई दी। तो इस तरह से चीजें, भारतीय जनता पार्टी जो कुछ कर रही है उससे ही चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। तो मैं पहले भी ये बात कुछ शो पे, डिबेट्स पे कहता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से जो चीजें करती जाएगी, शायद वो चीजें उसके उल्टा पड़ती जाएंगी। अब आने वाले दिनों में देखिए कई सारी स्टोरीज सामने आने वाली हैं, वो है इलेक्शन बॉन्ड की। इलेक्शन बॉन्ड की स्टोरीज भारतीय जनता पार्टी को मुश्किल में डालेंगी, क्योंकि जो चीजें दिखाई दे रही हैं वो ट्रेल, मनी ट्रेल दिखाई देगा, जो अरविंद केजरीवाल के मामले में नहीं दिखा, हेमंत सोरेन के मामले में नहीं दिखा। इसमें दिखाई देगा कि कैसे पैसे लिए गए इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए, कैसे काम दिया गया, कैसे ईडी को लगाया गया। और फिर ये अरविंद केजरीवाल के मसले में भी देखिए, जो अरविंदो फार्मा अरविंद फार्मा अरविंदो फार्मा कंपनी के डायरेक्टर, जो सबसे पहले इस लिकर स्कैम, जो सो कॉल्ड लिकर स्कैम में पकड़े गए और हिरासत में लिए गए। हिरासत में लेने के बाद उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड में पैसे दिए। मैं आपको ये भी बताता हूं कितने पैसे दिए। उन्होंने 10 नवंबर 2022 को अरेस्ट हुए, 15 नवंबर को 5 करोड़ रुपए का बॉन्ड खरीदे, जो भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंचे, और 21 नवंबर को भारतीय जनता पार्टी ने उसे इनकैश कराया। जून 2023 में इस पॉलिसी को अरविंद केजरीवाल ने विड्रॉ कर लिया। उसके बाद ये जो महोदय थे, सारथ चंद्र रेड्डी, जो अरविंदो फार्मा के डायरेक्टर हैं, ये अप्रूवर बनने को तैयार हो गए। इन्होंने, इनके बयान के आधार पर मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया। और जब ये अप्रूवर बनने को हुए, उसके बाद इन्होंने 25 करोड़ के बॉन्ड खरीदे और भारतीय जनता पार्टी ने उसे इनकैश कराया नवंबर 2023। कुल मिलाकर के इन्होंने जो, अच्छा एक चीज और इसमें खास बात है कि 2022 से पहले भी ये बॉन्ड लेते थे और देते थे, लेकिन उस समय ये बीआरएस को इन्होंने 15 करोड़ के बॉन्ड्स दिए, टीडीपी को 2.5 करोड़ के बॉन्ड्स दिए, वाईएसआर को भी दिए होंगे, जो पता नहीं है, अभी तक वो चीज सामने नहीं आ पाई है। लेकिन 2022 के बाद इन्होंने सारे के सारे बॉन्ड्स बीजेपी को दिए। ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल बता रहा हूं आपको। अब देखिए ये सब खतरनाक क्यों है। आपको लग रहा होगा कि सारे लोग चंदा लेते हैं, सारे लोग वो करते हैं, सारे लोग काम करते हैं लोगों का, लेकिन खतरनाक इसलिए है कि ये लोग पहले अनऑर्गेनाइज तरीके से चीजें थी, अब एक ऑर्गेनाइज्ड रैकेट चल रहा है जिसमें संवैधानिक संस्थाओं और डेमोक्रेटिक संस्थाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो ईडी हो या सीबीआई हो, आईटी हो या और भी कई। जो अभी तक प्राइमा फेसाई दिख रहा है उसमें ये दिख रहा है कि ईडी लगाई गई, फिर उसके बाद केस कमजोर कर दिया क्योंकि इलेक्टोरल बॉन्ड आ गए, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए बड़े बड़े, जो मेघा एक कंपनी, इंजीनियरिंग कंपनी है, उसमें यही बात सामने, कॉन्ट्रैक्ट दिए गए और कमीशन के तौर पे बॉन्ड्स ले लिए गए। तो ये जो चीजें हो रही हैं
और इसको कहा गया कि साहब ये बॉन्ड, सरकार कह रही थी कि ये सब ब्लैक मनी का धंधा खत्म करने का मामला है। तो ब्लैक मनी का धंधा खत्म नहीं हो रहा है, इसमें ब्लैक मनी को व्हाइट बनाने का मामला है। जैसे मान लीजिए कि मैंने बॉन्ड्स खरीदे, बॉन्ड पे नाम तो किसी का है नहीं, बियरर बॉन्ड है, तो जिसके पास होगा वो जाके बना सकता है। उसमें ये भी नहीं लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी का बॉन्ड है, उसमें ये भी नहीं लिखा है कि राजन तिवारी ने खरीदा है। तो अब किसी के पास ब्लैक मनी है और उसे किसी को ओब्लाइज करना है, उसे घूस देनी है, किसी पार्टी को ओब्लाइज करना है, एक्स वाई जेड। मेरे पास 5 करोड़ के बॉन्ड्स हैं जो मैंने खरीदे हैं। उसने कहा भाई साहब आप हमको दे दीजिए, 6 करोड़ ले लीजिए, आप हमसे 7 करोड़ ले लीजिए। उसके 7 करोड़ व्हाइट हो गए, उसने, उसके हाथ में बॉन्ड आ गया, 7 करोड़ में 5 करोड़ का बॉन्ड, और उसने पार्टी को दे दिया। अब नाम मेरा है, दिया उसने है, मुझे 2 करोड़ का फायदा हुआ, जो मेरे पास ब्लैक में पैसा आ गया, जिससे हम बहुत सारे काम कर सकते हैं। उसके व्हाइट, उसके ब्लैक व्हाइट हो गए, और पार्टी को चंदा मिल गया, जिस भी पार्टी को मिला। तो ये भी नहीं है कि ये ब्लैक को ब्लॉक कर रहा है, ये ब्लैक मनी को व्हाइट कर रहा है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, ऑर्गेनाइज जो ये रैकेट चल रहा है, ये डेमोक्रेसी के लिए बहुत खतरनाक है। और दरअसल पिछले दिनों जिस तरह की खबरें सामने आई, उससे बहुत साफ लगता है कि ये सरकार अपने राजनीतिक हितों को ध्यान में रख के बहुत सारे पॉलिसीगत फैसले लेते हैं, आर्थिक नीतियों के भी फैसले लेती है। किसान कानून इसके जीते जागते उदाहरण है, जिनको जिनको फिलहाल रोका गया, वापस तो नहीं लिया गया, मतलब उनको उनको किल नहीं किया गया है। क्यों? उसको बनाने में, उन कानूनों का आइडिया देने में उनसे क्या होगा, कॉर्पोरेट्स को क्या फायदा होगा? तो कॉर्पोरेट्स के ही लोग थे जिन्होंने बनाए, वो कानून बनाया और कहा किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। ये सारी कहानी उस तरह की है। तो इसलिए अब सवाल ये उठता है, इसका फायदा किसको होगा? जो पूरी कहानी चल रही है, इसका फायदा किसको? आपको बहुत सारे संकेत मिल गए होंगे कि चीजें हैं क्या। दिक्कत सबसे बड़ी ये है कि विपक्ष बहुत ढंग से नैरेटिव जिस तरह खड़ा करना चाहिए, जमीन तक नहीं ले जा पा रहा है। हम ये नहीं कह सकते कि विपक्ष अक्षम है, लेकिन उसके संसाधनों को ऐसे ब्लॉक कर दिया गया है कि वो ले जाने के लिए बहुत ज्यादा रिगरस प्रयत्न करने पड़ेंगे। अगर सबसे बड़ी विपक्षी दल का पैसा ब्लॉक कर दे, रीजनल पार्टियों में जो मजबूत नेता दिख रहे हों उनको जेल में बंद कर दे, और बहुत सारे लोगों के पीछे ईडी लगा दें, ईडी नहीं लगाएं तो उनको धमका दें कि ईडी लगा दी जाएगी, तो क्या होगा? ये चीजें हमारे आपके लिए खतरनाक है, ये चीजें डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है, ये हमारे देश के लिए खतरनाक है। इस पर सोचिए। ये सब, इस सबसे कोई भला नहीं होने वाला कि हम G20 और 3 ट्रिलियन और 5 ट्रिलियन और 7 ट्रिलियन, किसी दिन मैं आपको बताऊंगा इसकी असलियत भी, किससे आपको क्या फायदा। लेकिन सोचिए, जब कोई बात आए सामने, कोई क्लेम आए, उस पे अब तो बहुत आसान है, आपके हाथ में मोबाइल है, आपके पास कंप्यूटर है, डेटा इतना सस्ता है, उसको क्रॉस चेक कर लीजिए। क्रॉस चेक करना बहुत जरूरी है। अब देखिए अमित शाह, मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जो टॉप पोजीशन में बैठे लोग हैं, वो सफेद झूठ बोल देते हैं। और अगर देश का, इतने बड़े डेमोक्रेसी का गृह मंत्री कोई बात कहता है तो उसे आंख बंद करके स्वीकार किया जाना चाहिए नॉर्मल सिचुएशंस में। लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन नहीं है, दिस इज अ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन। और इसमें जितने बड़े पद पर आदमी बैठा है, उतने ज्यादा उस पर शक करने की जरूरत है। गृह मंत्री ने पिछले दिनों इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में कहा कि 20,000 करोड़ के बॉन्ड्स आए, जिसमें 14,000 करोड़ तो विपक्ष को मिले हैं। आप, बहुत सारी स्टोरीज आई हैं, इलेक्शन कमीशन की साइट पर सारी जानकारी पड़ी है, आप खुद जाकर के वहां कैलकुलेट कर लीजिए, क्या 20,000 करोड़ के बॉन्ड्स का हिसाब है वहां पर, क्या विपक्ष को 14,000 करोड़ मिले हैं। और अगर नहीं मिले हैं और उसके बाद भी हमारे गृह मंत्री ये बात कहते हैं
तो ये चिंता का विषय पूरे देश के लिए होना चाहिए। इसका मतलब जो कुछ भी वो कहते हैं, उसमें कितनी सच्चाई है और कितना प्रोपेगेंडा है, कितना झूठ है, ये पता नहीं किया जा सकता बिना रिसर्च किए हुए। तो आप खुद अपनी अकल लगाओ, गूगल पे जाओ, रिसर्च करो, ऑथेंटिक वेबसाइट्स को ढूंढो, उनमें जो डेटा पड़ा है उसको देखो, ओरिजिनल डेटा को देखो, वहां से कैलकुलेट कर लो आप, आपको पता चल जाएगा। जैसे 20,000 करोड़ का हिसाब आप इलेक्शन कमीशन की साइट पर जाइए, ईसीआई .gov.in या ऐसा कुछ है, आप ईसीआई डालेंगे गूगल में, मिल जाएगा। तो इसका इसमें देखिए, एक तो इंडिया गठबंधन मजबूत दिखाई दे रहा है, एकजुट दिखाई दे रहा है। ये जो पूरी घटनाक्रम हुए, जो तोड़ने के, इंडिया गठबंधन तोड़ने के घटनाक्रम हुए, इससे इंडिया गठबंधन एक हो गया। दूसरा एक मैसेज गया है, वो मैसेज ये गया है कि रीजनल पार्टीज के स्तर पे जो जो उभरते हुए लोग हैं, जो कहीं से भी मजबूत दिखाई देंगे, भले वो मुख्यमंत्री हों, उनको सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। तो वो रीजनल पार्टीज भी सतर्क हो गई। इसका सबसे ताजा उदाहरण उड़ीसा का है, जहां भारतीय जनता पार्टी और बीजेडी में गठबंधन होने वाला था, लेकिन आज वो गठबंधन टूट गया, नहीं हुआ। भारतीय जनता पार्टी चाह रही थी कि उड़ीसा की 21 सीटों में 14 में वो लड़े और 5 में बीजू जनता दल लड़े, 7 में बीजू जनता दल लड़े, और विधानसभा के भी चुनाव वहां के साथ होने हैं, जहां 147 सीटें हैं, जिसमें 47 पर भाजपा लड़े और 100 पर बीजेडी लड़े। लोकसभा में ज्यादा सीटें इसलिए क्योंकि जब नॉर्थ में और उनके वो स्टेट जहां पर 100% सीटें पाई हैं, उनमें अगर कमी आती है, जिसकी संभावना है, जिसकी आशंका है, तो उसकी भरपाई उड़ीसा जैसे राज्यों से की जाए, तो वो गणित टूट गया, वो गठबंधन नहीं हो पाया। तो ये बात है, और ये जो भी चीजें चल रही हैं देश में, चिंताजनक है। आप खुद सोचिए कि क्या हम एक नागरिक के तौर पर सशक्त हुए हैं, या एक नागरिक के तौर पर निशक्त हुए? क्या हम अपनी सरकार से सवाल पूछ सकते हैं? क्या हम अपने प्रधानमंत्री से सवाल पूछ सकते हैं? अगर हमें कुछ गलत लगता है तो हम उसे गलत कह सकते हैं? अगर कह सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। क्या राइट टू इंफॉर्मेशन में सब कुछ आपको मिल जा रहा है? राइट टू इंफॉर्मेशन कहां गया? सूचना आयुक्त और सूचना आयोग कहां गए? कहीं दिखाई देते हैं? राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, सब कहां गया? यहाँ राइट की बात नहीं की जाती, अधिकारों की बात नहीं कर रहे हैं ये लोग कर्तव्यों की बात कर रहे हैं। जैसे राजा कहता है कि प्रजा का ये कर्तव्य होता है, लेकिन हम राजशाही में नहीं हैं, हम लोकशाही में हैं, और यहाँ नागरिक होते हैं, प्रजा नहीं होती है। और नागरिक नागरिक के अपने अधिकार होते हैं, और वो जब अपना प्रतिनिधि चुनता है, तो अपने कर्तव्यों को उस प्रतिनिधि को ट्रांसफर करता है कि इनको तुम पूरा करो और हम अपना काम करेंगे, और हमारे आप पर अधिकार हैं। हम आपसे सवाल पूछेंगे किया कि नहीं किया, लेकिन चीजें उल्टी की जा रही हैं। इसको समझिए, समझने की जरूरत है। अगर आप मेरी बात पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, तो खुद पिछले 10 सालों पर नजर डालिए। जो पॉलिसीज बनी, सरकार जिस तरह काम कर रही, क्या प्रधानमंत्री कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में गए, कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस ली, किसी के जवाब दिए? अक्षय कुमार के इंटरव्यू मत जाइए कि आम कैसे खाते, चूस के खाते, काट के खाते हैं। इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें फर्क इस बात से पड़ता है कि डिमोनेटाइजेशन आपने किया, उससे हमको क्या फायदा हुआ या नुकसान हुआ? आपने जो क्लेम किए थे, क्या वो कुछ भी हुआ? क्या आतंकवाद खत्म हो गया? काला धन खत्म हो गया? ब्लैक मनी खत्म हो गई और सारे पैसे आ गए? नहीं। आप खुद सर्च करिए। आज की बात खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे और इसी बात को आगे बढ़ाएंगे। आपसे एक मेरी गुजारिश, अगर आपको लगता है कि अनब्रेकिंग की बातें दूर तक जानी चाहिए, तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
हमारे इस वीडियो के लिंक को अपने सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म पर शेयर करें, अपने मित्रों, परिचितों तक पहुँचाएँ और साथ में अपनी टिप्पणी भी लिख दें कि इसको क्यों देखा जाना चाहिए। अगर आप टिप्पणी लिखेंगे तो लोग देखेंगे, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें फॉरवर्ड होती रहती हैं, कुछ भी नहीं होता है। चलिए, तो आज की बात खत्म करते हैं। नमस्कार, शुभ रात्रि, शब्बा खैर, गुड नाइट।